उसका इतलाक़ नहीं होगा। अब वो जो 5 साल की नाअहली का कानून बनाया है कौमी असम्बली ने और सेनेट से भी वो पास होकर अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को होगा? मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है और जजमेंट उस आइन की शिक की 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है। अब उसका एक विंडो सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ओपन बचती है, बाकी विंडोज़ अब क्लोज़ हो चुकी हैं। वो विंडो क्या कहती है? वो विंडो ये कहती है कि किसी और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मामला टेकअप करे, 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच जो है उसको टेकअप करे और टेकअप करते हुए अपने तौर पर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, PMLN की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, ख़ुद से वो किसी केस में सुन रहे हैं, सुनते हुए उसके अंदर जाकर कहें। एक आई थिंक फैसल वाडा साहब का केस था जिसमें चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये काला कानून है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा से 62(1)(f) के ऊपर फ़ैसला दे दे और वो फ़ैसला ये कहे कि नहीं, ये ताहयात वाला मामला जो है ये फ़ंडामेंटल राइट से मुतसादम है, पाकिस्तानी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओवरऑल स्पिरिट है उससे मुतसादम है, तो ये 5 साल से ज़्यादा या एक टर्म ऑफ द असम्बली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि नई असम्बलियाँ वजूद में आ जाए और वजूद में आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए ये 62(1)(f) के नीचे जाके उसकी वजाहत कर दें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी, लेकिन उसके लिए नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे। ये एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ उधर से लंदन से सऊदी अरब की तरफ रवानगी के लिए आई थिंक निकल चुके हैं और पहले उन्होंने उम्रे की अदायगी करनी है और फिर दुबई आना है और दुबई से उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचना है। तो अब तलवारें 2 लटक रही हैं उनके ऊपर। एक, क्या गिरफ्तारी होगी 21 अक्टूबर को या सीधा जलसागाह जाएंगे और जलसागाह जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और दूसरा, क्या अहलियत के लिए कोई रास्ता खुलेगा या नाअहली बरकरार रहेगी। ये दोनों मामला PMLN की सियासत और नवाज़ शरीफ के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ उनसे इसी हवाले से सवाल जवाब होंगे। फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान हैं, डॉक्टर चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ हैं और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान भी हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। फैसल वाडा साहब, आपसे शुरू करूँगा। आपकी पेशगोइयाँ भी और चीफ जस्टिस साहब के आज धुआंधार ऑब्जर्वेशंस भी, आपका क्या ख्याल है इस जजमेंट के ऊपर जो फैसला सामने आ चुका है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, मैंने तो ये बहुत पहले आपसे कहा था कि चीफ जस्टिस साहब कौम को मायूस नहीं करेंगे और वैसा ही आपको लगा। तो मायूस ना करने से मुराद ये है कि आज जो फैसला आप समझते हैं अमी वंगों के मुताबिक है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको पहले दिन से कि 18 पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपायर 18 लीडरों को जब तक अगर साइड पे नहीं करेंगे और आपके ख्याल में ये फैसला उन 18 में से एक बंदे को साइड में करने का पहला स्टेप है? नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखिए जी, मुझे 1 होते 6 होते मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में मैंने आपको कहा 2 हीरोज़ अभी हमारे पास, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनरल आसिम साहब और दूसरे चीफ जस्टिस साहब। दोनों फाउंडेशन बड़ी तगड़ी डाल रहे हैं पाकिस्तान की और उस पर कीचड़ की छत नहीं हो सकती। अगर वो सोच देखिए और उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए और उनकी पास हिस्ट्री देखे, करियर देखे दोनों के, नवाज शरीफ के लिए चैप्टर क्लोज है कि खुला है? देखिए, इस मुल्क में चैप्टर खुला भी रहता है और बंद भी होता है और फिर हस्बा खुल भी जाता है। तो मैं उस पर तो पाकिस्तान एक नवाज शरीफ की जप्फी के ऊपर मुनसर है कि अब उनका चैप्टर खिड़की खुली रहती है कि मुकम्मल तौर पर उसको ताला लगा दिया जाता है? ये तो पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें कोई लकूना नहीं है, लेकिन इसमें लकूने में आपके ऊपर केस होता है, बंद हो सकता है। अल्टीमेटली फिर नवाज शरीफ की जो जप्फी है वो फैसला करेगी कि उनका रास्ता खुलता है। मेरा नहीं कहता एक वो जप्फी पॉसिबल नहीं, कोई फितरतन सारी 18 पार्टियों के अंदर बुग्ज फौज के खिलाफ है, बयानात है, अदलिया के खिलाफ है। नवाज शरीफ साहब तो फाउंडेशन डाली है, उसको कैरी किया पीपल्स पार्टी ने, उसके आगे सारी पार्टियों ने और उससे बहुत आगे जाके PTI लेगी उसको बहुत आगे। तो इसमें तो कोई दौर नहीं। जजों को ब्लैकमेल किसने किया, जजों पे अटैक किसने किया सुप्रीम कोर्ट पे? वो दोनों काम ही करते रहे ना, वो प्यार मोहब्बत भी करते रहे, जप्फी भी डालते रहे। ये नहीं कि आगे साइड में लड़ाइयां नहीं लड़ी। ना कौम इसकी मुतमिल है और दूसरे है कि अब हर चीज़ जो है। नवाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खुला है कि बंद हो गया? क्लियर बताएं, फिर मैं आगे चलूँगा। बीच का है अभी तो, एक बीच पे एक पैर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो खुला रखने के लिए क्या शर्त है, कैसे खुला रहेगा? वो जैसे 62 आपने एक्सप्लेन की, कैसे खुला रहेगा? जो आपने 62 की जप्पी, अब वो आप उसकी जो भी जप्पी कह ले या जो भी कह ले, जादू की जप्पी कह ले। तारिक साहब से पूछने से पहले शुएब साहब से भी पूछ लें, फिर इसका जवाब अल्टीमेटली तारिक साहब से लेना। आप शुएब साहब, आप क्या फरमाते हैं? आज जो फैसला आया आप उससे मुतमईन हैं? हम तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुतमईन है, लेकिन मेरा तो पहले दिन से एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो माइनॉरिटी व्यू है। मेरा एक लिहाज से जो मेजॉरिटी व्यू आया है, जो 8 जज, बड़ा आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है।
मिनॉरिटी व्यू जो ये आया कि सारी पिटिशन डिसमिस, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कानून अच्छा है, बट दो चीज़ें हैं इसमें अंदर गलत हैं। एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी गलत है, नंबर 2 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। इसलिए इसके अंदर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिस पे हमारा हमेशा इख्तलाफ रहा, स्पेसिफिक लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करने के लिए नवाज शरीफ सुप्रीम को बनाया कोर्ट गया ने है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की वो 55 नंबर क्लॉज को अभी शॉर्ट ऑर्डर में एड्रेस नहीं किया। एड्रेस वो नहीं किया, तफसीली लेकिन फैसले में उसको डिटेल एड्रेस जजमेंट में करेंगे, जरूर एड्रेस करेंगे उस इशू और को, चूंकि क्योंकि वो एक इसमें रुकावट थी इसमें आर्टिकल 191 है ना, तो उसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को उनको भी इंटरप्रेट करना है, क्योंकि उसके अंदर आप इनलार्ज तो कर सकते हैं। 191 तो एड्रेस हो जाएगा, जो 55 वाला इशू है ना वो उससे ज्यादा रुकावट क्योंकि उसके अंदर है कि आप कर्टेल करना चाहो अगर जज उसकी पावर्स को, तो फिर आप सब सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स मेकिंग है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो असल बात यह है कि लेकिन चूंकि ये शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन बड़ा अहम और जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला है वो उन्होंने उड़ा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर है। अगर आप देखेंगे 5 जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने तो एज ए होल शुरू से ही कह दिया कि इसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर था। वैसे जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज जो कुछ सवाल कर रहे थे, पता था कि वो क्या करना है। आपकी राय 100% ठीक है। अब आगे आते हैं, इनमें एक ऐड हो जाते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी जो अपील के ऊपर मुखालिफ गए हैं। हाँ, वो कहते हैं अपील नहीं होनी चाहिए, ये रिव्यू का राइट काफ़ी है। यानी प्रिजम्पशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अपील का राइट ना दें, चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का राइट काफ़ी है। 8 साथ में याहिया अफरीदी के साथ और कौन शामिल हुए? और शामिल हुए हैं, उसी में मैं आ रहा हूँ, हसन अजहर साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। और वो उधर शामिल हुए हैं कि लॉ ठीक है, लेकिन ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहब, याहिया अफरीदी साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन अजहर रिजवी साहब। असल में अब जो ऑर्डर आ गया है उसमें नामों में जाए बगैर अब ऑर्डर की हैसियत यह है कि लॉ मेकिंग तो उन्होंने कहा पार्लियामान की बालादस्ती है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव जो आपने अपील का राइट दिया, दिस इज रॉन्ग या दिस इज नॉट अलाउड। नवाज शरीफ के ऊपर इसका क्या असर है? नवाज शरीफ को कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था वो फौत हो गया। एक चीज़ से ऐड कर दूं, जो है ना, वो 5 मेंबर बेंच का फैसला था जिसने लाइफ टाइम ये कहा था। 5 था या 3? 5 बेंच था। और एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, एहसन बोन ने अपने तई एक रिव्यू पटिशन, टाइम बार रिव्यू पटिशन फाइल कर रखी है कि इस कानून को तब्दील कर दो जो आपने जजमेंट दे रखी है। अब ये वाला फैसला है, इसके बाद अब अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दोबारा टेकअप करती है किसी केस के अंदर, तो वो उनकी अपनी स्वाबदीद है, वो 5 रुकनी 8 रुकनी करें, क्योंकि इस पे अपील बिल तो अब नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन दोनों नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अब अगर, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, अब जो भी फैसला होगा, लेकिन अपनी स्वाबदीद पे करेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, जो भी फैसला 184(3) में होगा वो तो रिव्यू है ना, रिव्यू का तो लिमिटेड स्कोप होता है, और रिव्यू के बाद तो कोई और अथॉरिटी होगी नहीं। लेकिन अब जो भी 184(3) में फैसला होगा फ्यूचर के लिए, उस फैसले की अपील डायरेक्ट जाएगी लार्जर बेंच में, इधर ही इंट्रा कोर्ट अपील। 184(3) में जो भी फैसला होगा, मसलन 17 जज होते हैं टोटल, अभी तो 15 थे ना, हैं भी 15, 17 जज सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि 8 से ज़्यादा जजेस नहीं सुनेंगे आज के बाद 184(3) के प्रोसीडिंग के केस को। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, मसलन 9 जज हो गए, अपील के लिए जगह नहीं वो बचेगी, अपील इनफ्रक्चरस हो जाएगी, वो हो नहीं